भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। रंग समागम। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लॉकडाउन के इस दौर में जब जीवन पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, भारतेंदु नाट्य अकादमी आपके बीच में एक नवीन पहल के साथ आया है। इस नवीन पहल का नाम है रंग समागम। इस कार्यक्रम में हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशेष मुकाम हासिल किया है अपनी कला की साधना के माध्यम से। आज हमारे बीच में एक ऐसे ही विशेष मेहमान हैं। इन्होंने अपने गृह जनपद में रहते हुए रंग कर्म की सेवा करते हुए राष्ट्रीय क्षितिज पे रंग कर्म को एक विशेष रूप में परिभाषित किया है। बेहद ही उम्दा रंगकर्मी और उससे भी उम्दा निर्देशक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री डिम्पी मिश्रा जी की। स्वागत है सर आपका भारतेंदु नाट्य अकेडमी में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर आप? ठीक है, जिस तरीके से बाकी सब हैं लॉकडाउन में। उम्मीद है सर पूरी तरह स्वस्थ होंगे सपरिवार आप? जी जी, अभी तक सब कुशल है, सब कुशल है। जी। सर हमारे दर्शक बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। एक लंबी रंग यात्रा रही है आपकी। परत दर परत जानना चाहेंगे सर इस लंबी यात्रा के बारे में। आगरा के रहने वाले आप और आगरा को ही आपने चुना कर्म भूमि के रूप में। जैसा कि मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, 5 वर्ष की आयु से ही आपने रंगमंच की साधना शुरू कर दी थी। जी। कैसे कैसे ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर इतनी कम उम्र में, जब हमें समझ भी नहीं होता है कि रंग कर्म क्या है? कैसे प्रेरणा मिली सर? देखिए, इसका श्रेय मुझे बिल्कुल भी नहीं जाता। इसका सारा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। जी जी जी। मुझे लगता है कि 5 वर्ष की उम्र में कोई बच्चा क्या आखिर सोच सकता है कि वो रंगमंच में जाएगा या किस क्षेत्र में जाएगा, ये उसकी सोच बिल्कुल हो नहीं सकती, मुझे लगता है। जी जी। तो मैं इसका श्रेय पिताजी को देखता हूँ कि उन्होंने शायद वो अपने उस दौर में रंग कर्म और कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे और शायद वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने मुझे उसका माध्यम बनाया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको अगर इस फील्ड में भेजूंगा तो शायद हो सकता है कि मेरे वो सपने साकार हो और मुझे मेरा जीवन खूबसूरत नजर आने लग जाए। जी तो जी बस जी। उन्होंने मुझे 5 साल की छोटी सी उम्र में थिएटर की राह में भेज दिया और कहा कि खेलो कूदो, अब यही तुम्हारी जिंदगी है। सर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने प्रोफेशनल ड्रामा की पढ़ाई करने के पहले नियमित 5 साल से लगातार बीएनए में एडमिशन के पहले तक सक्रिय रंग कर्म किया है। तो एक इतनी लंबी जो यात्रा रही बीएनए जाने के पहले, वो कैसी यात्रा रही सर? देखिए, मैं इस चीज को बड़े अलग नजरिए से देखता हूँ। मेरा जीवन बहुत अलग किस्म का रहा। बचपन से एक जुनून सा सवार था थिएटर करने का, और क्योंकि आपने पढ़ाई होगा, मेरी जो रंग यात्रा है वो पूरी इप्टा के थ्रू शुरू हुई। जी जी जी। तो बचपन में मेरा 5 साल की उम्र में जो थिएटर में इप्टा में एडमिशन कराया गया, तो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ जब मुझे ध्यान है कि शायद हम 6 या 7th स्टैंडर्ड में थे, जी तो जी। उसके बाद एक अजीब सा जुनून सवार था कि स्कूल और उसके बाद थिएटर, जी जी। उसके बीच का सब कुछ गायब सा हो गया। तो बाकी सारे जिस तरीके से बाकी लड़के वो जिंदगी जो जिया करते थे 12-14 की उम्र में, 15 साल की उम्र में, मैं उससे थोड़ा दूर रहा। हालांकि जिंदगी के वो सारे भरपूर मजे थिएटर में हैं, ऐसा कुछ था नहीं जो आप थिएटर से हासिल न कर सकें। जी जी तो जी। वो सब रहा, और सच बताऊं तो मुझे अब ये लगता है कि वो वक्त मुझे याद ही नहीं। वो वक्त इतना बिजी शेड्यूल था हमारा, जी और जी वो जी। इस तरीके से गुजर गया कि कैसी भी सूरत हो, क्या है क्या नहीं है, आर्थिक हालात क्या हैं क्या नहीं है, कभी कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। और एक जुनून था कि किसी तरीके से ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बीएनए एनएस किसी ड्रामा स्कूल में एडमिशन हो जाए और उसके बाद फिर हम थिएटर करना शुरू करते हैं। ये एक मंशा थी और उसी मंशा में वो पूरा दौर निकल गया। जी 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 जी। सर भारतेंदु नाट्य अकेडमी के बारे में हमारे जो पिछले पैनल मेंबर्स थे, चाहे चित्रा मोहन मैम हो, अतुल श्रीवास्तव सर हो, विभांशु वैभव सर हो, सबने बड़े रोचक किस्से सुनाए भारतेंदु नाट्य अकेडमी में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर के। तो आपके कोई रोचक संस्मरण सर भारतेंदु नाट्य अकेडमी की दाखिले की जो प्रक्रिया थी?
मेरे साथ तो बड़ा कमाल का वाकया है। जी जी। मेरा वाकया ये है कि मेरा एडमिशन लगभग 20-25 दिन बाद हुआ। तो जब जिस तारीख से एकेडमिक सेशन शुरू होना था, जी जी। मुझे वेटिंग में रखा गया था। अच्छा। तो मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भी एग्जाम ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था, तो वहां भी मैं शायद वेटिंग में था, मुझे ऐसा जी पता लगा। और यहाँ भी उसी वजह से मुझे वेटिंग में रखा गया कि ऑलरेडी वहां भी सिलेक्टेड है, कुछ सेलेक्ट हो ऐसा गया। था। जी हाँ, जी। तो कुछ ऐसा था। तो मेरे सारे बैचमेट्स आ चुके थे और बड़े कमाल की बात थी कि हमारे बैच में कोई लड़की नहीं थी। हम जी जी उस जी। वक्त हम 12 लोग हुआ करते थे और 12 के 12 लड़के थे, तो 11 आ चुके थे, मैं बाकी था। और इत्तेफाक से उनका नाम के साथ ये बड़ी दिक्कत है। मेरे नाम के साथ ये बड़ी दिक्कत है कि बचपन से मुझे वो झेलना पड़ा है हर दौर पे, हर मोड़ पे। और वही वहां हुआ मेरे साथ कि जब बाकी लड़कों को पता लगा, जिनका नाम उनके कानों तक गया, तो उन्होंने कहा चलो एक उम्मीद की किरण बाकी है, कोई एक लड़की तो एडमिशन लेगी। फिर आप सोच सकते हैं कि जब मेरा एडमिशन हुआ होगा, मैं 25 दिन बाद पहुंचा होऊंगा, बाकी लोगों के पहुंचने के बाद तो क्या होगा। बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा होगा सबको। बहुत 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 मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। खैर, तो ये खूबसूरती तो है। तो सर और लोगों ने ये तो नहीं कहा कि ठीक है आप तो आ गए, डिम्पी कहाँ है? हाँ। मतलब उनमें वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो होनी चाहिए थी कि कम से कम एक उम्मीद की किरण बाकी है, वो उम्मीद जी की जी किरण जी भी मैंने उनसे छीन ली। कुछ इस जी तरीके का रिएक्शन था बाकी सबका। जी जी जी। सर 2 साल तो कैसे वहाँ रहे सर? भारतीय नाट्य अकेडमी के 2 साल कैसे बीते सर? उसका कोई रोचक संस्मरण बताना चाहें सर, या वो पूरी प्रक्रिया कैसी थी सर, जो वहाँ का एक टीचिंग प्रोसेस था भारतीय नाट्य अकेडमी का, क्योंकि आप इतना रंगमंच देखिए, करके गए थे सर, यहाँ से आगरा से ऑलरेडी आप इतना रंगमंच करके गए थे, क्या अलग मिला जी, सर वहाँ पे? देखिए, मैं इस बात के लिए हमेशा ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ड्रामा स्कूल जहाँ जी आप एडमिशन लेते हैं, जी जी वो ड्रामा स्कूल कभी आपको बेसिक चीज़ें नहीं सिखाता। आप आपको गाना ड्रामा स्कूल नहीं सिखाता, आपको नाचना, म्यूज़िक का सेंस, रिदम का सेंस, ये सब ड्रामा स्कूल नहीं सिखाता। जी जी। आपको एक्टिंग के बेसिक्स ड्रामा स्कूल नहीं सिखाता। हम्म। आपको ये सब पहले से प्रिपेयर करके जाना होता है। तो अगर आप प्रिपेयर करके गए हैं तो ड्रामा स्कूल का सही इस्तेमाल आप कर लेंगे, क्योंकि ड्रामा स्कूल आपको इन सारी चीजों को कंबाइन करके उसका यूज करना सिखाता जी है ना? जी जी। क्योंकि आर्ट, ये थिएटर और ये सब ऐसी चीजें हैं कि इतनी आप साल 2 साल में ये नहीं सीख सकते। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये जी कोई जी। शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है कि जो कभी आपको लगे कि बहुत जल्दी होगा। तो मेरे लिए इस नाते, क्योंकि मैं बेसिक सारी चीजें मेरी ऑलमोस्ट कुछ कुछ मेरे गुरु ने उस तरीके का मुझे सिखाया हुआ था। जी और जी वीएनए पहुंचने के बाद मुझे उस सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला, जी जी जी। है ना? मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि आप अब जब किसी छोटे शहर से जाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आपके काम में और आपके एक्सपीरियंस में आता है कि जी आप जी देखते हैं कि हम जो किया करते थे असल में वो तो कुछ और है। जी जी उसके उसके पैरामीटर्स, उसका आकार तो बहुत बड़ा है। जी जी और फिर जब वो बड़ा बड़ा आकार देखता है तो आप अपनी जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि मैं बेहतरीन कैसे कर पाऊं, जी क्योंकि मैंने जी पहले ऐसा नहीं किया। हाँ, कुछ कुछ ऐसा किया था, पर लगभग ये क्या होगा। तो मेरे 2 साल उस कमाल में ही गुजर गए कि मुझे जी लगा जी कि हर बार एक नया चैलेंज और हर बार एक नया टीचर, इतने सारे गेस्ट फैकल्टीज, इतने सारे लोग। तो हमारा तो मैं कहना चाहूंगा कि वाकई में सन 2004 to 6 का जो सेशन था हमारे लिए जी। कमाल का। सर ऐसा लगता है कि बीएनए से निकलने के बाद जीवन को एक नया नजरिया मिल गया हो, ये काम करने का एक नया तरीका, एक नया उत्साह मिल गया हो कि अब इस दिशा में ऐसे काम करना है, कुछ ऐसा चेंज सर वहां से निकलने के बाद? बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है। देखिए, मतलब आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो उनकी अलग अलग धारणाएं होंगी। निश्चित तौर पे सर। मैं क्योंकि रंगमंच में ही टिका हूं पिछले 14 सालों से, है जी ना, मैंने कोई और राह इख्तियार नहीं की। तो मैं ये डेफिनेटली जरूर करूंगा कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि जो छात्र जिसने भारतीय नाट्य अकेडमी में एडमिशन लिया, उसने उन 2 सालों का इस्तेमाल कैसे किया। जी जी आप सोच के देखिए कि जब कोई छात्र या कोई भी नौजवान ये सोचता है कि वो रंगकर्म की राह पकड़ेगा, तो रंगकर्म की राह पकड़ते वक्त आप सोचिए कि वो बहुत सारे काम एक साथ करता है, उसमें से कुछ वक्त रंगकर्म के लिए निकालता है। जी जी तो ये किसी भी रंगकर्मी के जीवन में एक बहुत सुनहरा अवसर होता है कि आपको 2 साल
24 घंटे रोज सिर्फ थिएटर करना। सिर्फ थिएटर करना, आप सोच के देखिए। जी जी। आप अगर अपने घर पे हैं तो आप दुनिया जहां के और काम भी करते हैं, आप घर के काम भी संभालते हैं, आप बाहर के काम भी संभालते हैं, और उसके बाद थिएटर के लिए वक्त निकालते हैं। जी जी। लेकिन ये वक्त वो वक्त होता है 2 साल का, कि आप साल के 365 दिन 2 साल 24 घंटे रोज सिर्फ थिएटर कर रहे हैं। आपसे कोई कहने वाला नहीं है कि बेटा कोई ये काम घर का छूटा हुआ है, ये तुम पहले कर दो, उसके बाद तुम अपनी ये एक्टिंग करना। जी जी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आपको 2 साल 24 घंटे रोज सिर्फ थिएटर करना। जी, तो अगर इसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाए तो फिर तो अल्लाह मालिक है। सर, बीएनए से निकलने की बाद की यात्रा कैसी रही? वहां से निकलने के बाद क्या करना हुआ सर? देखिए, मेरी जो यात्रा है, मैं उस यात्रा से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगार नहीं रहा। जी जी। मैं सिर्फ 6 दिन बेरोजगार रहा। क्या बात। 23 जुलाई 2006 को मैं पास आउट होके आया था, और 1 अगस्त को मुझे मेरा पहला पेड काम, जिसके लिए मुझे जिंदगी में पहली बार मेहनताना मिला। क्या बात। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि टिल माय पोस्ट ग्रेजुएशन और पीजी डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स फ्रॉम भारतेंदु नाट्य अकेडमी, I've never earned a single penny from theater. कभी भी मैंने थिएटर से कुछ भी अर्न करने की कोशिश नहीं की। तो पहली बार जब भारतेंदु नाट्य अकेडमी से पास आउट होने के बाद, अपने शहर वापस आने के बाद, मुझे पहली बार रोजगार मिला, और पहली बार उस रोजगार का मेहनताना मिला, तो आप मैं शायद मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों में नहीं। हाँ, परिवार की वो खुशी कि नाटक करने से पैसे मिले। पैसे मिलते हैं नाटक करने से, तो आप मानिए, और वो दौर बदस्तूर जारी है ना, वो सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज हम एक पारिवारिक जिंदगी जीते हैं, है ना, हमारा एक परिवार है, हम उसका पालन पोषण करते हैं, और सब कुछ थिएटर से। जी जी। और तो मेरे लिए मेरा जो सफर है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, और कहीं ना कहीं संतुष्टि पहले आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आप थिएटर करते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके संतुष्टि के पैरामीटर्स क्या हैं। एग्जैक्टली। चाहते क्या हैं आप रंगकर्म से, है ना? आप रंगकर्म से अंबानी साहब होना चाहते हैं, या कि एक समझदार, एक संवेदनशील रंगकर्मी और कलाकार के तौर पर जिंदगी जीना चाहते हैं अपनी बेसिक सहूलियतों के साथ? आप एक पैरामीटर सेट करते हैं। जी जी। तो मैंने वो पैरामीटर सेट किए कि मुझे अगर इतना मिल गया तो मैं थिएटर में संतुष्ट रहूंगा। जी जी। और वो संतुष्टि आज तक मेरे साथ है। सर, आप देश के उन चुनिंदा रंगकर्मियों में से एक हैं जिन्होंने प्रोफेशनल पढ़ाई करने के बाद कर्म क्षेत्र के रूप में अपने गृह जनपद को चुना। वापस आप गए आगरा और जुट गए रंग कर्म की सेवा में। आपने एक संस्था भी बनाई, रंग लोक सांस्कृतिक संस्थान। अब मैं अभी पढ़ रहा था उस आपके इस पूरी यात्रा के बारे में, संस्था के बारे में, कि आपके अपने संस्थान से पढ़े हुए बच्चे 8 लोगों का बीएनए में सिलेक्शन हुआ, 3 लोगों का एमपीएसडी में सिलेक्शन हुआ, 1 का एसआरएफटीआई में सिलेक्शन हुआ, 2 का एफटीआईआई पुणे में सिलेक्शन हुआ, और 1 का एनएसडी में भी सिलेक्शन हुआ। मतलब ये बहुत कम लोगों के हिस्से ये मुकाम आता है कि खुद जो अर्जित किया है उसके माध्यम से इतने सारे लोगों को इस मुकाम तक पहुंचा सके। इस यात्रा के बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, इसमें मैं एक बड़ा मुख्तलिफ सा किस्सा आपके सामने पेश करता हूँ। जी जी। मेरे साथ क्योंकि बचपन से मैं इप्टा में रहा, और एक पूरी लंबी यात्रा है, लगभग 25 वर्षों की। 25 साल तक एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह के, इसमें मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा पूरा परिवार। जी जी जी। मेरा छोटा भाई जो मुझसे 2 साल छोटा है, नाउ ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर। जी जी। तो हम पूरा परिवार इप्टा के साथ था, और 25 साल की जर्नी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ थिएटर को लेकर तय की। जी जी। मैंने ये देखा कि इन छोटे शहरों में, आप आगरा को ले लें, आगरा क्या, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर आप लें, जी जी, तो मैं हमेशा ये बात बड़े बड़े मंचों से कहता आया हूं कि हमारी सरकारों का किसी एक जगह को लेके ज्यादा फोकस रहता है, बशर्ते दूसरी जगह पर भी वो थोड़ा सा अगर ध्यान दें। तो अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, स्पेशली सांस्कृतिक क्षेत्र में। अगर इस मंच से भी मेरी बात लोगों तक पहुंचे तो हो सकता है कुछ भला हो। मैं हमेशा बचपन से देखता आया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ कई सारे ऐसे
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शहरों को काफी सारी मदद है सांस्कृतिक परिदृश्य को लेके, लेकिन जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां टोटल 8 शहर हैं, जी, उन जी, 8 शहरों में एक भी सांस्कृतिक कोई संस्थान नहीं। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज, एक लंबी 8 शहरों की पूरी फहरिस्त जी, जी, है ना? जी, जी, तो जब मैं अपने शहर वापस आया और मैंने ये देखा कि किसी तरीके से मुझे तो वो मिल गया, है ना? मेरे गुरु इत्तेफाक से ऐसे थे कि जिन्होंने वो विजन मुझे दे दिया, वो समझ मुझ में पैदा कर दी कि मैं जी, सही रास्ता चुन सकूं। लेकिन बाकी क्या होगा? बाकी क्या इन शहरों में रंगकर्मी पैदा नहीं होंगे? और जी, मैं जी, रंगकर्म का इतिहास देखता आया अपने शहर में, अपने आसपास के शहरों में, कि यहाँ का रंगकर्म का परिदृश्य क्या रहा है। और जब लखनऊ से उसको कंपेयर किया, बनारस से उसको कंपेयर किया, इलाहाबाद से उसको कंपेयर किया, तो पाया कि हम बहुत अदने से हैं। जी, 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 बस वही एक सोच मेरे साथ जिंदा रही और यहाँ वापस आने के बाद मैंने कुछ इत्तेफाक रहे कि उस ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ हमने 25 साल काम किया, उन्होंने हमें समझना बंद कर दिया और उसके बाद हमारा निष्कासन किया गया कि भाई ये अब हमारे काम के नहीं रहे क्योंकि अब ये समझदार हो गए। तो बहरहाल वो अपनी अपनी जगह की बड़ी समस्याएं हैं। जी, तो जी, जी, मैं तो जी, अब भी रंग कर्म के उस अदने से बच्चे के तौर पे अपने आप को देखता हूँ। तो जी, वही जी, एक सोच थी मेरे साथ, इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। नाम तो बस ऐसे ही सब जी, जी, साथ के 8-10 बच्चे मुझे मिले जिनके साथ मैंने काम शुरू किया और अपना पहला नाटक शुरू किया। और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों से हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। थिएटर की पूरी पढ़ाई की, आप मेरे साथ 2 साल रहे, 4 साल रहे, कोई जी, फीस जी, नहीं, जी, कोई फीस नहीं। आप सिर्फ डेडिकेटेडली पढ़ें। जी, जी, हम साल में हम 10 से 12 नए प्रोडक्शंस करते हैं। वो प्रोडक्शंस करें और जी, उसके जी, बाद तैयारी करें एक मुकम्मल रंगकर्मी बनने की। आप जी, जाइए, जी, है ना? इन संस्थानों में सिलेक्शन अगर आपका होता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि आप आगे रंगकर्म की राह में जिंदा रह पाएं। निश्चित तौर तो पर। बस ये एक अलग सी सोच थी कि काश यहाँ के छात्रों को मैं वो चीज बता पाऊं, उन चीजों से रूबरू करा पाऊं जो वाकई में प्रोफेशनल रंगकर्म की तरफ एक राह है। जी, 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 जी। सर कुछ ऐसे भी लोग रहे जो आपके यहाँ से निकले वापस इस तरह के एकेडमीज में आए और पढ़ के वापस से जा करके आगरा में ही फिर से रंगकर्म कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं? देखिए, मैं आगरा से तो सिर्फ अब तक लगभग 3-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जी, मेरे जी। साथ काम करने वाले बच्चे सिर्फ आगरा के नहीं हैं। वो अच्छा। झांसी, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, कासगंज, इस पूरे जिले में पूरा आगरा जो डिस्ट्रिक्ट है और आगरा के आसपास के जितने शहर हैं, जी, वो जी, हर जी। जगह से वो बच्चे आते हैं। क्या एक बात है सर! कुछ कुछ अरेंजमेंट्स हम करते हैं कि किसी तरीके से वो बच्चे वहां रह पाएँ, मिनिमम कॉस्ट पे जहां वो बेयर कर पाएँ। जी, कोई जी, छोटी सी जी। सुबह नौकरी कर ले और शाम को आके थिएटर करे। जी, तो जी। ऑलमोस्ट बाकी सारे बच्चे बाहर के थे, सिर्फ 4 बच्चे आगरा के थे, जिनमें से एक बच्चे ने मतलब 2 लोग ऑलमोस्ट आगरा में हैं, एक अभी हुँ, बीएनए में पढ़ रहा है और जी, उसका भी जी, जी। प्लानिंग है कि वो वापस आगरा शहर आ जाएगा। तो लगभग 3 लोग वापस आगरा जी, 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 जी। और अब आके हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत उम्दा सर। सर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो सामान्य तौर पे संस्थाएँ जूझ रही हैं जिस विषय से अ, जी, एक संस्था चलाने के लिए विशेष रूप से जो नियमित रंगकर्म कर रहे हैं एक पूरे समूह के साथ हम पूरी तरह से सरकार पर तो निर्भर नहीं रह सकते। संसाधन तो हमें स्वयं जुटाने होंगे। क्योंकि ये अगर हमने ये राह चुनी है तो इसमें कैसे क्या संभावनाएँ बन सकती हैं वो हम ही को एक्सप्लोर करना होगा। तो सर ये जो आर्थिक समीकरण है, आर्थिक पक्ष है अ, उसे कैसे बैलेंस करते हैं सर आप? मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 सालों में हमने 60 से ज्यादा पूर्णकालिक नाटक इस शहर में किए जी, जी। और और 2 बार हमें भारतीय नाट्य अकादमी से ऑडिटोरियम को बुक करने का एक अमाउंट की मदद मिली क्या और जी। इसके अलावा शायद हमने कभी सरकार से या कहीं से कोई मदद नहीं की। जी, जी, जी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बना कैसे। बहुत जी, जी। परेशान थे। मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्रामा डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी की। जी, जी। उसके साथ-साथ काम किया। तो 10 घंटे नौकरी करने के बाद शाम के 6 घंटे थिएटर को। इसके बाद फंड की सबसे बड़ी समस्या थी, तो मैं अपनी पूरी सैलरी इन्वेस्ट करता था कि मैं इस मंच से भी कहना चाहूंगा कि मेरी जी, धर्मपत्नी, जी। जी, जी, वो जी। भी रंगकर्मी हैं और वो भी रंगकर्मी की ही सुपुत्री हैं।
लखनऊ अरे के वाह। प्रतिष्ठित रंगकर्मी की ही सुपुत्री हैं। तो जी, जी, जी। मेरे साथ ये इत्तेफाक इसलिए भी हुआ क्योंकि मुझे एक जीवन साथी ऐसा मिला जी, जी। जिन्होंने मुझे आज़ादी दी कि जी, हाँ, जी। आप करो जो आपके दिल में आता है। जी, जी। तो देखिए शुरुआत यहाँ से हुई कि मैंने अपनी सैलरी इन्वेस्ट की। जी, जी। धीरे-धीरे क्या हुआ, क्योंकि हमारे काम में एक क्वालिटी थी, हमने कोशिश की कि कैसे दर्शकों को बाँधा जाए, दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, और इस जी, तरीके जी। से धीरे-धीरे जब ये कारवां बढ़ा, तो जी, जी। हमारे साथ शहर के वो सारा प्रबुद्ध लोग शहर के हमारे साथ शामिल होने लगे। जी, 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 जी। और धीरे-धीरे उन्होंने ये सलाह दी कि बेटा आप ये जो इतनी मेहनत करते हो, इतने सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हो, आप लोगों के पास फंड कहाँ से आता है? जी, जी। तो हमने अपनी समस्या उनके सामने रखी और उनको कहा कि हम किसी तरीके से आपस में कुछ कंट्रीब्यूट करके ये करते हैं। हुँ, हुँ। तो आप समझिए कि हर शहर में इस तरीके के समझदार, संजीदा लोगों की कमी नहीं है, जो जी, जी। आपके ईमानदारी से किए गए काम का सिला आपको ना दें या जी, आपका जी, जी। साथ ना दें। और जी, हमारे जी। साथ भी वही हुआ कि शहर का एक बहुत बड़ा तबका, जी, जी। जिसमें शहर के तमाम डॉक्टर्स, तमाम कॉलेजेस के प्रोफेसर्स, तमाम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जी, इस जी। तरीके के लोग हमारे साथ शामिल हुए और हमने एक ईयरली मेंबरशिप प्लान बनाया, ओके। जिसमें हम एक कार्ड जनरेट करते हैं कि अगर आपको रंगलोक के साल में 10 नाटक देखने हैं, तो आपको साल में कुछ एक अमाउंट हमको मदद के तौर पे देना होगा, जो आपका टिकट अमाउंट हो। अरे वाह! वही आपकी टिकट है। बस हमारे हमारे लिए ये थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि हमें वो अमाउंट मिल जाएगा, तो मिल हम एक जाएगा। सेफ ज़ोन में। जी, जी, जी। तो आप मानिए कि लगभग 200 के आसपास लोगों ने इस बात को जी। सहर्ष स्वीकार किया हुँ, और हुँ। हमारे उस मेंबरशिप कार्ड को उन्होंने बहुत खुशी के साथ लिया। जी, तो जी, जी। हमारे पास एक मजबूती है कि कम से कम साल में 10 बार ऑडिटोरियम बुक कराने का फंड तो हमारे पास पैसा आ गया। हुँ, है ना। हुँ। जी, 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 अब रहे जी। बाकी संसाधनों की बात, तो उसके लिए बहुत सारे, मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे शहर में ऐसे लोग हमें मिले जिन्होंने कहा कि बेटा आपका साल का एक नाटक हम स्पॉन्सर करें, हम जी, आपकी जी। मदद करें। जी, जी, जी। और ऐसे ऐसे भी 8-10 लोग हमारे साथ आए जिन्होंने कहा। तो आप सोचिए कि एक छोटी मदद यहाँ से, एक छोटी मदद वहां से, जी, तो जी। आपके पास कम से कम रंगकर्म को जिंदा रखने का एक जरिया तो बन गया। जी, 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 अब आप जी। अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। जी, जी। और उसके बाद टिकट्स, हुँ। हम बहुत गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि हमारा शो टिकटेड शो होता है। हम फ्री में किसी को शो नहीं दिखाते। आप मानेंगे नहीं कि आगरा शहर के डीएम साहब और कमिश्नर साहब उस दौर में जो रहे, जी, वो जी, भी जी। हमारा शो टिकट लेके देखते थे। और हम बड़े गर्व से उनसे मंच से कहते थे कि सर 100 रुपए का टिकट ले लीजिए प्लीज। और वो लेते थे। जी, जी, वो जी, लेते थे जी। क्योंकि जब उनको दिखता है कि स्टेज पर 50 बच्चे इतनी मेहनत के साथ प्रस्तुति दे रहे हैं, जो दर्शकों को बैठने पर मजबूर कर रही है, तो क्यों ना लेगा कोई आपका 100 रुपए का टिकट, बशर्ते कि जी। आपके काम में कोई ईमानदारी हो। जी, 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 जी। ये एक छोटा-सा सिनेरियो है, जिसके स साथ हम जिंदा हैं। सर, ये बहुत ही उम्दा सुझाव है, चूँकि हर छोटे शहर में जो लोग रंग कर्म कर रहे हैं, वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। मुझे लगता है आपका ये जो सुझाव है, ईयरली मेंबरशिप प्लान और अलग-अलग तरीके से जो आपने बना रखा है, मुझे लगता है ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, जो लोग सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को। चूँकि इस तरह बिना चेन बनाए हुए बड़ा मुश्किल होता है नाटक कर पाना छोटे शहरों में। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ यही शामिल नहीं है कि हमने ये सब किया। इसके साथ एक और बड़ी मदद है, जो हमारे टीचर्स ने हमें की। जी, जी। है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर साल में 1-2 नाटक बीएनए हमें मदद करता है, जी, जी, कि जी। आपको कम से कम ऑडिटोरियम बुक करने का हम फंड देते हैं, हम आपको एक वर्कशॉप के लिए एक छोटा फंड देते हैं, या जी, हम जी। सर्टिफ़िकेट्स हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। तो आप सोचिए कि एक छोटे शहर में आप एक थिएटर का वर्कशॉप करते हैं, आपको मनोबल बढ़ता जी, 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 है ना? जी। आपका मॉरल बढ़ जाता है कि हाँ, एक एक स्टैम्प हमारे साथ है, जो स्टैम्प, जिस बिल्कुल। स्टैम्प का एक रिकॉग्निशन है, एक नेशनल रिकॉग्निशन, जी, एक जी, चीज़। जी। और जी, दूसरी चीज़ हमारे टीचर्स, जिसमें मैं मंच से नाम लेना चाहूँगा, आदरणीय जी। सलीम आरिफ साहब, जी, हमारे जी। गुरु, जी, है ना? जी, जी। बदस्तूर पिछले 12 सालों से उनका साथ मेरे लिए मेरे साथ है, वो मेरे साथ हैं जी, और जी। बहुत उन्होंने मदद की। आप सोचिए कि एक शहर में अगर बंबई से सलीम आरिफ साहब जैसी हस्ती आगरा तशरीफ लाते हैं और वो कहते हैं कि हम इन बच्चों के साथ हैं, तो आप सोचिए कि एक सीनियर मोस्ट रंगकर्मी और एक एक्टिविस्ट को आप देखकर बाकी जी, लोग, जी। जो बुजुर्ग, जो तबका हमारे साथ है, वो देखता है कि नहीं, ये बच्चे जी। ऐसे नहीं हैं।
जी जी इनके जी साथ जी आप देखिए कि इतने सारे लोग हैं। रघुवीर यादव साहब आगरा तशरीफ लाए, आलोक चटर्जी साहब आगरा तशरीफ लाए, है ना। कई जी बार जी बीएनए के निर्देशक साहब हमारे यहाँ तशरीफ लाए। तो मैं इस कंट्रीब्यूशन को भी भूल नहीं सकता कि जी इन जी सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है इस शहर को रंगकर्म में इस दिशा में लाने की। जी जी सर, आप जो उम्दा काम कर रहे हैं, उम्दा रंग कर्म कर रहे हैं, उसके लिए पिछले वर्ष आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी विभूषित किया गया। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? कुछ जिम्मेदारी बढ़ गई है? देखिए, मैं बड़ी अजीब किस्म की जिंदगी जी रहा था जी और जी जी मैं बड़ी स्वच्छंद जिंदगी जी रहा था। किसी के प्रति मेरी जवाबदेही नहीं थी। जी सिर्फ जी मैं, मेरे मेरे साथ काम करने वाले मेरे साथी और मेरे दर्शक। जी जी मेरी जिंदगी सिर्फ इतनी थी। जी जी और अचानक से इस सम्मान का मिलना और बहुत कम उम्र में इस सम्मान मिलना। मैं बुजुर्ग अभी नहीं हुआ, मेरे बाल सफेद नहीं हुए। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि सफेद बाल वालों के आगे हम काले बाल वालों को जस्टिफाई अपने आप को करना बड़ा मुश्किल काम है। मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं, इसके बाल सफेद नहीं है पर बात तो ढंग की करता है। तो ये समझना लेकिन ये भी बड़ी मजेदार बात है कि अब तक आपके सफेद नहीं हुए, वरना तो जिस तरह के माहौल में काम कर रहे हैं, बड़ी जल्दी सफेद हो जाते। हाँ, बहुत जल्दी मैंने मेरे हुए थे सफेद, फिर अपने आप काले हो गए जब मैं खुश रहना शुरू हो गया तो। अरे वाह! ये भी आपने एक थ्योरी दे दी कि खुश रहा जाए तो काले बने रहेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं हूँ, इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। जी जी तो जाहिर सी बात है कि एसएन अवार्ड मिलने के बाद सम्मान तो बड़ा ही बड़ा है और मैं जी जी शुक्रगुजार हूँ एसएन अवार्ड कमेटी का कि उन लोगों ने इस बात के लिए मुझे चुना और मेरी जिंदगी भर की मेहनत को, पूरे परिवार की मेहनत को एक जी जी सम्मान दिया, एक रिकॉग्निशन दिया। और अब जी जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारियां बढ़ी हैं और कोशिश करेंगे कि निभा पाएं। सर, फोक म्यूजिक के लिए आपकी बहुत लोकप्रियता है। फोक म्यूजिक जब आप मतलब गाते हैं तो आनंद आ जाता है। अब इतना इम्पोर्टेंट सेशन है, आपके मुंह से बिना कुछ सुने हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा चलिए तो कुछ भी 2 लाइन से। मैं 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल बड़े बिल्कुल। मैं अपने ब्रज क्षेत्र का ही आपको एक लोकगीत सुनाता हूँ। ये खेम सिंह नागर साहब का लिखा हुआ गीत है ब्रज भाषा में जी और जी जी एक सटायर है। आप देखिए कि फोक में सटायर एक बड़ी कमाल की चीज होती है, चाहे वो अवधी में हो या भोजपुरी में हो। मैं जी आपको जी ब्रज का सुनाता हूँ। ब्रज का अमूमन लोगों ने नहीं सुना होगा डेफिनेटली। जी 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 तो मैं पेश करता हूँ। स्वागत। के हैं चोरन के सर्राटे मुश्किल है मेहनत करवैया की है। चोरन के सर्राटे मुश्किल है मेहनत करवैया की है। चोरन के सर्राटे अरे बाप बनाए के वोट लें ये चोरन के सरदार और कुंभकर्ण की नींद में फिर सो जाए पाम पसार। बात नाए पूछे सगे जमैया की है। चोरन के सर्राटे मुश्किल है मेहनत करवैया की है। चोरन के सर्राटे अरे पूरे पापिन जान देवा बैतरनी के पार। उम्मीद है इसका मतलब आप समझ गए होंगे जी 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 कि जी पूरे पापिन जान देवा बैतरनी के पार और पार न होए गो मान जा तू डूबे गो मझधार। पूछ मत ये पूछ मत पकड़ पीरी गैया की है। चोरन के सर्राटे मुश्किल है मेहनत करवैया की है। चोरन के सर्राटे। क्या बात है सर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सामने होता तो मैं खड़े होकर तालियां बजाता, यहाँ खड़ा होऊंगा तो कैमरे से गायब हो जाऊंगा। बहुत बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा सर। हम लोग तो जब भी आपको सुनते हैं, जहां भी सुनते हैं, आनंद आता है सर। और मुझे लगता है कि इस वेबिनार के माध्यम से जहां जहां तक लोग आपको सुनेंगे, आनंदित हो जाएंगे इस फोक म्यूजिक को सुनकर के। थैंक यू सो मच सर, शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जिस अकादमी से आपने शिक्षा प्राप्त की, उसी अकादमी के परिसर में जब शिक्षा देने जाते हैं,
वो एक फीलिंग कैसी होती है सर? मतलब आप एक पूरी पीढ़ी को बढ़ते हुए देख रहे हैं, वहां से निकलते हुए देख रहे हैं, जहां आपने सीखा वहां पे कोई और आज बैठा है, वो किस तरह की फीलिंग होती है? देखिए, मैं सच बताऊं आपको, जब मैं पहली बार एकेडमी में एक 10 दिन की क्लासेस के लिए गया, जी तो अब एग्जैक्टली तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता फील, क्योंकि वो एक बहुत ही जी, खूबसूरत फील। खूबसूरत फील मैं होता है, याद निश्चित करता तौर हूँ कि 16 साल पहले जब मैं उस एकेडमी में गया था, मैंने वहाँ जी जी एडमिशन लिया था, और आज जब 16 साल बाद मैं वहाँ एक प्रशिक्षक के तौर पे जब वहाँ एंटर करता हूँ, तो एक बहुत ही एक रूहानियत भरी एक खुशी होती है। जी 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 और सच बताऊं तो मेरे अंदर वो फील आया कि मैंने सोचा कि मतलब जितना वक्त मैं इन साथियों के साथ दे पाऊं, और जो कुछ मेरी जिंदगी का तजुर्बा है वो सारा इन्हें दे पाऊं, वो सारी बंदिशें तोड़कर, कि वो एक 2 घंटे का सेशन है या 2.5 घंटे की क्लास है, तो सच में मुझे तो ये मन किया कि मैं जितने वक्त वहां हूं उतने वक्त अगर वो मेरे साथ रहें, तो जो कुछ मेरे पास है मैं जितना ज्यादा उन्हें दे पाऊं। जी बस जी ये जी एक अलग किस्म की खुशी थी। और वाकई में अब जितना हम देखते हैं कि उस संस्थान को, जिस संस्थान से हम पास आउट हुए, जी तो जी जी उसकी तरक्की में, वहाँ के माहौल में जैसे जैसे चीजें इंप्रूव होंगी, डेफिनेटली हमको खुशी मिलती है। सर, कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि किसी विशेष जगह से बहुत भावनात्मक जुड़ाव होगा परिसर के, एक तो परिसर में प्रवेश करते ही वो सारी स्मृतियां पूरी ताजा हो जाती हाँ, होंगी। बिल्कुल 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 होता है, वो हमेशा याद आता है लाइब्रेरी में बैठना, क्लास डिपार्टमेंट में जाना, वो सब सब चीजें। सर, लॉकडाउन का दौर चल रहा है। पिछले 2-3 महीने से जीवन पूरी तरह से स्थिर है। ऐसे में बहुत बड़ा एक संकट है कि ना तो 3 महीने से हम कोई नाट्य प्रस्तुतियां देख पाए हैं, ना पूर्वाभ्यास हो पा रहा है। और अभी जिस तरह की का माहौल चल रहा है, जिस तरह गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, अभी भी गैदरिंग, रिहर्सल, परफॉर्मेंसेस पे अभी पूरी तरह रोक लगी हुई है। ऐसे दौर में सर आप कैसे देख रहे हैं? एक रंगकर्मी क्या करे? क्या संभावनाएं हैं? देखिए, मैंने तो अपने इस पूरे लॉकडाउन के सेशन, इस पूरे दौर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, मैं आपको जी 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 मैं हमेशा इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, और लगातार अपने साथ जुड़े लोगों से और स्टूडेंट से हमेशा ये कह रहा हूँ कि जी ये एक वो दौर है जो आपके रिवीजन का दौर है। जी जी ऐसा नहीं है कि ये अब आगे की जिंदगी ऐसी ही चलेगी, अरे क्या हुआ, ठीक है, जी हम 4 महीने 6 महीने ऐसी जिंदगी जी लेंगे, उस 6 महीने का हमने इस्तेमाल किया कि यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी 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 आप उस टाइम पर नई चीजें पढ़ लें, नई चीजें कंसीव करें, नई चीजें समझें। आपके पास इंटरनेट की इतनी बड़ी सहूलियत है कि आप जैसे हम और आप मुखातिब हैं इंटरनेट के थ्रू, हम ठीक है ना, हम आमने सामने बात कर रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस आप तक पहुंच रहे हैं, मेरी बात जी आप जी तक पहुंच रही है, तो ऑलमोस्ट हम लोग आमने सामने ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो आप इंटरेक्ट कीजिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट कीजिए। मैंने इस्तेमाल किया ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, मैं पिछले लगभग 1.5 महीने से ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं देश भर के। इसका जी सबसे जी बड़ा एक्सप्लोर मैंने इस बात में किया कि आज मेरे पास विशाखापट्टनम, केरला, मुंबई, गुजरात, पुणे, दिल्ली, इन सब जगह के स्टूडेंट्स हैं। अरे मैं वाह! 8 घंटे डेली क्लास लेता हूँ, मैं 8 घंटे डेली पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो उनसे बातचीत कर रहा हूँ अपने। ये सर मतलब बड़ा एक रोचक मामला आपने बताया। तो ये कैसे जोड़ा है सर? कैसे मतलब किस तरीके से ये संभव हो पाया? ये मैं खुद भी बता नहीं सकता कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं कुछ बात कर रहा था मुंबई में, अपने कुछ साथियों से बात कर रहा था, जी, तो वही बातचीत के जरिए उन्होंने कहा कि सर आप कुछ आप ऐसी चीजें सजेस्ट कर दीजिए, या कुछ उनके कुछ सवाल थे, उनके मैंने जवाब दिए, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप क्यों नहीं शुरू करते, हम सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जी, 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 तो जी। मुझे बहुत खुशी हुई, और जब प्रैक्टिकली हमने इसको किया तो आज पूरा 1 महीना हो चुका है जब मेरे पास वक्त नहीं है। मैं शायद आमतौर पर जितना बिजी रहता था उतना ही बिजी हूँ इस लॉकडाउन के दौर में। जी, जी, तो ये जी। सब डेफिनेटली ठीक होगा। आप अपने दिमाग पर बिल्कुल वजन ना डालें, आप काम करें, आप मनन चिंतन करें, आप प्रैक्टिस करें, आप गाने की प्रैक्टिस करें, आप इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की प्रैक्टिस करें। कितने जी, जी। ऐसे लोग हैं थिएटर में जो सिर्फ एक्टिंग को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, और फिर चाहते हैं कि उससे रोजगार भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, जी, जी, नहीं जी। मिलेगा। अगर आप थिएटर के सारे टर्म्स को, सारी शाखाओं को नहीं सीखेंगे, तो फिर वही सवाल आपके सामने खड़ा होगा कि थिएटर में रोजगार कैसे कमाए, उस जी, थिएटर को रोजगार परक कैसे बनाया जाए। तो फिर एक ही रास्ता बचेगा, मुंबई। जी, तो जी, क्यों जी, आप जी। इस्तेमाल इन 6 महीनों का इस्तेमाल ढोलक बजाने में नहीं करते? कुछ तो बजानी आएगी, 3 ताल तो बजानी आएंगी आपको। जी, जी, हाँ, जी, जी। जी, जी। आपको कुछ तो गले से सुर निकालना आएगा। आपने प्रैक्टिस की, 24 घंटे में से कितना वक्त आपने अपने काम को दिया? वो सारे नौजवानों के लिए ये सवाल है। जी, तो जी, अगर जी। आप इन 6 महीनों में आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, तो
डेफिनेटली आप 6 महीने बाद देखिएगा आप किस रूप में बाहर आएंगे और रंग कर्म के लिए आप क्या कर पाएंगे। जी जी जी। सबसे अच्छा मौका है कि आप रियाज कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है रियाज। आप थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे लेकिन उसको प्रैक्टिकल जब तक नहीं करा पाएंगे तो फिर आप बहुत मुश्किल है रंग कर्म में सर्वाइव करना। जी जी। सर, आप भारतेंदु नाट्य अकादमी के छात्र रहे हैं। हर वर्ष वहां पे जो छात्र वहां से पास आउट हो रहे हैं सर, वो रंग कर्म में जो करियर बनाना चाह रहे हैं, आगे रंग कर्म की और सेवा करना चाह रहे हैं अपने अपने शहरों में जाकर के, उनके लिए क्या संदेश है सर? देखिए, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ यही संदेश दूंगा कि अपने आप को तैयार करें और इसके लिए एक महत्वपूर्ण काम संस्थान को भी करना चाहिए। मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा इतने लंबे अपनी इस यात्रा के बाद, क्योंकि मैं पिछले 12-13 साल से बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी और यहाँ आगरा में भी एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ एसोसिएट रहा हूँ। तो वहां मैंने एक डिपार्टमेंट देखा जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जी जी। जहां आप सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग स्किल्स की बात करते हैं, जहां आप पर्सनल इंटरव्यूज की ट्रेनिंग लेते हैं, जहां आप ग्रुप डिस्कशंस की ट्रेनिंग लेते हैं, अगर इस तरीके का एक डिपार्टमेंट या इस तरीके की ट्रेनिंग्स थिएटर के स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि इन छात्रों के पास जो थिएटर की प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए एकेडमीज में एडमिशन लेते हैं, इनके पास इस ट्रेनिंग का अभाव है। जी जी जी। कि वो बात कैसे करें, लोगों तक अपनी चीजें पहुंचाएं कैसे। वो इंतजार में रहते हैं कि कब हमें कोई अभिनेता के तौर पर मान लेगा और फिर आके हमसे कहेगा कि आप हमारे रोल कर लीजिए, इसका हम आपको मेहनताना देंगे। वो दिन आता नहीं है आसानी से। जी जी जी। उस दिन के इंतजार में जीना हमेशा एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप जब तक अपने आप को मुकम्मल न बना लें, आपको औरों को देखकर अपनी तैयारी मुकम्मल न कर लें कि हाँ अब हम परफेक्ट हैं। और बहुत बड़ा है, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि अपने अपने शहर में वापस जाएं। मैंने आपको अपना तजुर्बा सुनाया जी जी, जो मेरे लिए सपने जैसा था, कोई प्लानिंग के साथ नहीं किया गया था, बट क्योंकि हम अपने काम को लेके इतने ईमानदार और इतने दृढ़ थे कि हमने कहा कि नहीं ये होगा, किसी भी सूरत में होगा। तो अगर आप जब मजबूत होते हैं, आपको थोड़ा सा गाना आता है, आपको थोड़ा सा बजाना आता है, आपको थोड़ा सा क्राफ्ट आता है, आपको एक्टिंग की थोड़ी तहजीब होती है, आपको डायरेक्शन की थोड़ी तमीज होती है, जब इन सारे अवयवों को साथ लेके आप रंग कर्म में जिंदा रहते हैं तो आप कॉन्फिडेंट बनते हैं। और जब कॉन्फिडेंट बनते हैं तो आप बंबई रहें या बाराबंकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी। आप जहां रहेंगे, आप बाराबंकी में भी रोजी रोटी पैदा कर सकते हैं और बंबई में। जी जी। मेरा सिर्फ यही कहना है सारे साथियों से कि भाई तैयारी करो, लॉकडाउन है, गोल्डन मोमेंट है आपकी जिंदगी का, जब ऊपर वाले ने आपसे कहा है कि इसका अगर सही इस्तेमाल करोगे तो रंग कर्म में जिंदा रहोगे और मजे करोगे और खुश रहोगे। जी जी जी। बहुत उम्दा सर ये सुझाव रहा कि इस तरह की जो स्किल्स हैं उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि यहाँ से निकलने के बाद व्यवहारिक जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे कैसे, उनका सामना कैसे करना है, उसको कैसे टैकल करना है, ये सारी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। और एक सवाल और है सर कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्हें मार्गदर्शन चाहिए, जो आपसे प्रेरित हो रहे हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं डिम्पी सर ने किया है तो हम भी कोशिश करें करने की, लेकिन उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। अगर आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा शो देखेंगे, वो क्या करें, वो कैसे आप तक पहुंचे? उनका स्वागत है, मेरा फोन नंबर अवेलेबल है, मेरी ईमेल आईडी अवेलेबल है, और मैं तो कोई दूसरा काम करता ही नहीं हूँ। जी। मैंने आपको जैसा पहले बताया कि मैंने जिंदगी समर्पित की हुई है, मैं इतने वर्षों से लगातार रंगकर्म में आने वाले नौजवानों के साथ लगातार काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल, मैंने इसीलिए ये सारी बातें आपसे शेयर की, क्योंकि इसमें कहीं भी कुछ झूठ नहीं है, कुछ भी प्लांटेड नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि देखिए, बहुत मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने जो सेटिस्फेक्शन की बात आपसे की कि संतुष्टि, आपकी संतुष्टि के पैरामीटर्स क्या, तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति कहीं नौकरी करता है और रंगमंच करता है, तो अगर वो रंगकर्म की ही नौकरी कर रहा है तो उस नौकरी को भी पूरा तवज्जो दे,
दिन के 10 घंटे जो नौकरी से जिससे आपका घर चलता है उसको पूरी तवज्जो दे और उसके बाद रंग कर्म को भी तवज्जो दे। जी जी जी। पूरी शिद्दत के साथ उस शाम के घंटे में भी काम करे। इसका मतलब है कि आपको दिन में लगभग 14 घंटे काम करना होगा। जी जी जी। अब ये नहीं हो सकता कि आप अगर नौकरी करते हैं तो उसके साथ जस्टिस ना करें, शाम की याद करें। जी जी जी। या नौकरी करते हैं इसलिए शाम को उस काम के साथ जस्टिस ना कर पाए। तो आपको एक मजदूर से ज्यादा मेहनत करने का मादा अपने अंदर पैदा करना होगा अगर रंग कर्म में सर्वाइव करना है। जी जी जी। नहीं तो फिर आपको ठेकेदारी वाला रंग कर्म करेंगे कि आप नुक्कड़ नाटकों के ठेके लेंगे। जी जी। ठीक है, आप नाटक ऑर्गेनाइज करने के ठेके लेंगे और उससे कहीं अपनी जीविका चलाने की जुगाड़ में जुट जाएंगे कि इसमें कहीं किसी तरह मैं एक रास्ता निकाल लूं, क्योंकि मैं तो थिएटर के अलावा कुछ कर नहीं सकता, तो मैं मैनेजर ही हो जाऊं। तो बहुत से लोग, और आपको हर दूसरा आदमी ये सलाह देगा कि आप ये छोड़ के ये करने लगिए, आपको मैनेजर होना पड़ेगा अगर थिएटर में जिंदा रहना है। तो गलत बात है, गलत बात है। आप मैनेजर का तमगा अपने सीने पे न लगा के अगर सिर्फ एक कलाकार का तमगा अपने सीने पे लगाएं और उसके साथ सबको साथ लेकर किसी तरह मैनेज कर ले जाए तो क्या बुराई है। जी जी जी। कि आपको ये कहलवाने में अच्छा लगे कि नहीं मैं आर्टिस्ट तो नहीं बन पाया, मैं मैनेजर बहुत अच्छा हूँ। मुझे लगता है ये किसी संस्थान से प्रॉपर डिग्री लेने के बाद, रंग कर्म की शिक्षा लेने के बाद अपने आप को उस कला का मैनेजर कहलवाना तो जी 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 जी। सर, आखिरी सवाल आपसे, भारतेंदु नाट्य अकादमी की ये जो पहल है रंग समागम, इसके बारे में अपने विचार से। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं देख रहा था कि पूरे देश में इस तरीके की मुहिम चल रही है। इवन हमने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, हमने भी रंगलोक के थ्रू एक इस तरीके की मुहिम चलाई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे इंतजार था कि अगर भी, और हमेशा मैं आपको सच बताऊं, मैं ही नहीं, हम जितने पास आउट लोग हैं हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि भारतेंदु नाट्य अकादमी जो हमारा संस्थान है, जहां से हमने शिक्षा ग्रहण की, वो उस उरूज पे हो, उस मुकाम पे हो जहां हम फक्र से हमेशा सिर उठा के कह सके कि हाँ, वी आर द एलुमनस ऑफ दिस ग्लोरियस इंस्टीट्यूशन। हम हमेशा ये कहना चाहते हैं। तो वाकई में ये वो पहल है जो स्किल्ड है, आप जैसे खूबसूरत लोग, समझदार लोग इसे अपने कंधों पे आगे लेके चल रहे हैं। और कमाल की बात है कि अच्छा बोलना, अच्छे से समझना और अच्छे से समझाना, यही सबसे बड़ा मकसद है रंग कर्म का। और मुझे लगता है कि जिस क्वालिटी के साथ ये रंग समागम कार्यक्रम आप YouTube के माध्यम से रंग कर्म के सारे साथियों के बीच लेकर जा रहे हैं, वो डेफिनेटली एकेडमी के नाम को, उसके शौर्य में चार चांद जरूर लगाएगा। थैंक यू सो मच सर, अपना अति बहुमूल्य समय और उससे भी ज्यादा अपनी इतनी अच्छी रंग यात्रा जो रही है, बहुत सारे रंगों से भरी हुई, वो आप साझा करने के लिए हमसे। और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हम लोग देखते हैं तो हमेशा से ऊर्जा मिलती है, और इस सेशन को भी आपने अपनी मुस्कुराहट पे पूरी तरह से कुर्बान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे सेशन को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं सर कि ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां, जैसे पिछले वर्ष संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला, बहुत सारी उपलब्धियां आपकी झोली में आए, रंग कर्म गौरवान्वित हो कि कभी डिम्पी मिश्रा जी ने आगरा में सेवा दी और लगातार दे रहे हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी को, रंग समागम को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी तरफ से भी दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया भारतेंदु नाट्य अकादमी को, आपको और सारे हमारे रंगकर्मी साथियों को जो इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं। और मैं उनसे भी कहूंगा कि लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहें, क्योंकि मैंने जितना देखा है उसमें मुझे लगता है कि जो भी लोग आपने यहाँ आमंत्रित किए, जी जी जी, वो सब बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं। जी जी जी, तो ईमानदारी की बात को समझें, सीखें, कुछ नया करने की कोशिश भी यही है सर कि दिल से दिल का रिश्ता बनाया जाए, बिल्कुल कोई फैब्रिकेशन ना हो। बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, ये कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा रंगकर्मियों का। जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे, हम जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। मैं अब इस एक 2 लाइन के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। ये मेरे गुरुजी का लिखा गीत है और मैं यहाँ 2 लाइन उसकी गुनगुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, स्वागत है। बाधक हो तूफान बवंडर, नाटक नहीं रुकेगा। बाधक हो तूफान बवंडर, नाटक नहीं रुकेगा। कलाकार की सतत साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। भरत रचित ये पंचम भेद जनरंजन किया करेगा, जनरंजन किया करेगा।
बाधक हो तूफान बवंडर, नाटक नहीं रुकेगा, नाटक नहीं रुकेगा। वाह सर, बहुत 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 उम्दा सर, बहुत उम्दा। बहुत इतनी ऊर्जा देने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जल्दी ही मिलेंगे सर फिर किसी नई मुहिम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद सर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।